अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, जिसको हम ALS भी कहते हैं। और कॉमनली जो है ये मोटर सिस्टम की डिजीज है और इसको हम लू गैब्रिक डिजीज भी कहते हैं। ये एक फेमस बेसबॉल प्लेयर था, उसको ये डिजीज हुई थी, जिसकी बेस पे जो है वो उन्होंने ये डिजीज का नाम रखा था। 1920-30s की बात है ये। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास मैंने जो बताया है कि न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज ही हैं और जो कि अफेक्ट करती है हमारी मोटर फंक्शन को, मोटर न्यूरॉन्स को। बेसिकली ये जो मोटर न्यूरॉन्स जो हमारे प्रेजेंट होती हैं कंट्रोल करती हैं हमारे उन मोटर न्यूरॉन्स को ज़्यादा इफेक्ट करती हैं जो कि हमारे वॉलंटरी एक्शन ऑफ बॉडी को जो है वो कंट्रोल करते हैं, इनवॉलंटरी को नहीं। वॉलंटरी एक्शन में हमारे पास जो है एक्सट्रीमिटीज की मूवमेंट आ जाती है, ठीक है, स्वेल्विंग आती है, टॉकिंग आती है और समटाइम ब्रीदिंग की भी कुछ एबिलिटी, जैसे कि अगर हम वॉलंटरीली जो है होल्ड कर सकते हैं ब्रीथ, उसको भी इफेक्ट करती है। ठीक है, और इनवॉलंटरी फंक्शंस को इफेक्ट नहीं करती, जिनके पास हमारे पास मेमोरी है, रीजनिंग है, विजन है, हेयरिंग है, हार्ट बीट है, डाइजेशन है। ठीक है, इन सब को इफेक्ट नहीं करती, सिर्फ उन वॉलंटरी एक्शन को इफेक्ट करती है जो मोटर न्यूरॉन जो है वो कैरी करती है। बेसिकली इसका पुअर प्रोग्नोसिस है और क्योर भी नहीं है, और इवेंचुअली जो है वो डेथ हो जाती है विद इन 2 to 5 years में। इसका ऑनसेट 40s to 70s की एज के दौरान होता है। मोस्ट प्रेवलेंट है मेल्स में कंपेयर टू फीमेल्स, लेकिन जैसे जैसे स्टडीज होती जा रही हैं ये मेल और फीमेल का गैप जो है वो नैरो होता जा रहा है, और 2 in 1 lakh पेशेंट जो हैं वो अफेक्ट होते हैं, और प्रेवलेंस इसकी कांस्टेंट है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि किसी एक रीजन में ज्यादा एक रीजन में कम है। जैसे हम इसकी बात करें एटियोलॉजी की, तो जो एटियोलॉजी है वो मैंने आपको बताया है कि क्लियर नहीं है, उसका पुअर प्रोग्नोसिस है, क्योर अवेलेबल नहीं है। इसी तरह इसकी एटियोलॉजी भी है जो वो नॉट क्लियर। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट फेमिलियल जो हमारे पास अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस है, उसके अलावा जो हमारा जेनेटिक्स में होता है उसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम लिंक होता है 21 ALS के साथ, उसमें बेसिकली मिसफोल्डिंग्स होती हैं, म्यूटेशंस होती हैं कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइडिस म्यूटेज। ठीक है, जिसकी वजह से ALS होता है, और ये एक कह सकते हैं आप जो है वो रिसर्च ही है, इट्स नॉट जरूरी के वाकई ही जो है वो उसको कोर्स कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो एटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो 10% केसेस जो है वो एटलीस्ट जो है वो फैमिलियल ALS के साथ जो है वो लिंक होते हैं, लेकिन कंडीशन जो है वो मल्टी फैक्टोरियल है, जिसमें हमारे पास जेनेटिक, बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स भी जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अब बात करें इसके रिस्क फैक्टर की, तो इसके रिस्क फैक्टर में हमारे पास ट्रॉमा, डाइट, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से रिलेटेड जो है वो चीजें आती हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि समटाइम एक इसके बारे में पॉइंट ये भी है कि जो होमोसिस्टीन लेवल हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट आते हैं। क्यों? क्योंकि जो हाई होमोसिस्टीन लेवल्स हैं वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं एक्साइटोटॉक्सिक रिसेप्टर्स को। ठीक है, उन एक्साइटोटॉक्सिक रिसेप्टर के एक्टिवेट होने की वजह से, स्टिमुलेट होने की वजह से मोटर न्यूरॉन जो है वो डैमेज होती हैं, और वो जो है वो कंडीशन जो है वो खराब करती हैं और ALS की तरफ लेके जाती हैं। दूसरी बात ये है कि अगर हम इसके साइलेंट सिम्टम्स की बात करें तो डायग्नोसिस जो है वो इसका बेसिकली डिले होता है। डिले होने की वजह से अप टू 1 year तक डिले हो सकता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उनकी एट्रोफी हो गई है, और तब तक साइन सिम्टम नोटिसेबल ही नहीं होते जब तक एट्रोफी हो नहीं गई होती। ठीक है, तो जो डैमेज है या डायग्नोसिस है उसका वो लेट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है डिजीज जो है वो बहुत प्रोग्रेस कर चुकी होती है, और क्योर जो है ऑलरेडी उसका अवेलेबल नहीं है, तो सिर्फ आप फिर उसके सिम्टम्स कंट्रोल करते हो, केयर अवेलेबल नहीं है, और फिर जो पेशेंट है वो विद इन 2 to 5 days 7 years, सॉरी 2 to 5 years और 7 years जो है वो एक्सपायर कर जाता है। ठीक है, इसके अलावा समटाइम्स ये भी रिकमेंड होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट की एबनॉर्मेलिटीज की वजह से जो है वो लिंक होते हैं, जैसे कि एंटी ग्लूटामिक एजेंट्स अगर आप दे रहे हैं रेल्यूजोल,
तो वो क्लिनिकल एफिशिएंसी कोज कर सकते हैं, इसमें एक एक ट्रीटमेंट में जो है वो यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये एक उसका ट्रीटमेंट प्रोग्नोज किया गया है, लेकिन ऐसा कोई क्योर अवेलेबल नहीं है, आप सिर्फ सिम्टम्स को जो है वो कंट्रोल करते हो। अच्छा, जो सिम्टम्स इसके वही होते हैं जो आपको मैंने पहले बताए हैं कि वॉलंटरी रिएक्शन जो है बॉडी के, वो सारे इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होती हैं, ऑब्वियसली वो न्यूरॉन जो मसल्स को स्टिमुलेट करती हैं। ठीक है, तो जब न्यूरॉन, उन मोटर न्यूरॉन्स की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है तो मसल्स जो है उनको स्टिमुलेशन नहीं मिलती और मसल्स जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते। अब जो मसल्स मोटर न्यूरॉन के, बेसिकली वो वाले मसल, सॉरी न्यूरॉन जो वेंट्रल ग्रे मैटर में, ब्रेन स्टेम में और मोटर कॉर्टेक्स में अवेलेबल होते हैं, वो मोटर न्यूरॉन्स वेंट्रल ग्रे मैटर में, ब्रेन स्टेम में और मोटर कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, उनकी डेथ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो जर्नलाइज स्केलेटल मसल वीकनेस होती है, एट्रोफी होती है और हाइपर रिफ्लेक्सिया होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो ये तीन चीजें अपरेंट होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो हम कहते हैं मसल्स की एट्रोफी हो गई है और वो जो है वो इफेक्ट करते हैं उनकी मूवमेंट को, मसल्स की। बेसिकली क्या होता है, किसी भी सेलुलर इंजरी के रिस्पॉन्स में जो हमारे नॉर्मल सेल है वो अब नॉर्मल सेल के साथ शिफ्ट होना शुरू हो जाती है, नॉन फंक्शनल सेल के साथ। इसी तरह जो न्यूरॉन जो है वो डैमेज होती हैं, वो फाइब्रस सेल के साथ जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। तो न्यूरॉन्स की जो एट्रोफी है वो लीड करती है फाइब्रस सेल अकोमुलेशन पे, जिसकी वजह से सीएनएस और पीएनएस की जो कम्युनिकेशन है वो डिक्रीज कर जाती है, पेरिफेरल कंपोनेंट डिक्रीज कर जाता है और एबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स टू स्टिमुलेट मसल वो भी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो दो तरह की एएलएस होती है, एक होती है बल्बर और एक होती है स्पाइन। अब बल्बर रीजन वो होता है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा से लिंक होता है और इसमें स्वेलिंग, स्पीच, इन सब चीजों से लिंक करता है। तो अगर बल्बर रीजन में एट्रोफी हो रही है तो वो बल्बर एएलएस कोज करेगा और जो सिम्टम्स हैं वो स्वेलिंग डिफिकल्टी आएगी, स्पीचिंग में डिफिकल्टी आएगी, टॉक करना डिफिकल्ट होगा। जो इसके साइन एंड सिम्टम हैं इसमें हमारे पास आते हैं एसिमेट्रिक मसल वीकनेस, एट्रोफी, हाइपरफ्लेक्सिया। हाइपरफ्लेक्सिया बेसिकली हाइपर स्टिफनिंग होती है मसल्स की, फेस्युलेशन जिसमें अनकंट्रोल्ड ट्विचिंग ऑफ मसल्स होती है। इसके अलावा साइन एंड सिम्टम डिपेंड कर रहे होते हैं कौन सा एरिया अफेक्टेड है, बल्बर रीजन अफेक्टेड है, स्पाइनल रीजन अफेक्टेड है, तो उसकी बेस पे जो है वो वॉकिंग, ग्रैस्पिंग ऑब्जेक्ट्स, स्वेल्विंग, च्यूइंग, इन सब की जो है वो सिम्टम्स जो है वो अपेयर होंगे। ऐसा अगर हम मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी की बात करें तो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी में जो है वो हम मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी में बेसिकली जो बॉडी फैट है, लीन बॉडी मास है, नाइट्रोजन बैलेंस है, वो डिस्ट्रेस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है और रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, और न्यूट्रिशनल चेंजेस होती रहती हैं ड्यूरिंग डिफरेंट लेवल ऑफ डिजीज। और इसके अलावा एसिमेट्रिक मसल वीकनेस है, एट्रोफी है, तो जो है वो चांसेस ऑफ ओरल एंड फेरेंजियल डिस्प्लेजिया के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। रेस्पिरेटरी स्टेटस इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से फिर आप जो है वो एनजीज की तरफ नहीं जाते, आप फिर डायरेक्ट जो है वो पैक की तरफ जाते हो, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोटमी, और डायरेक्ट फिर आप स्टमक में जो है वो न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे रहे होते हो। ठीक है, आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना होता है इन पेशेंट को, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन जो है वो एडवर्स होती है, मेल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन की तरफ जाती है। अगर तो डिक्रीज करें आप इनटेक ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन्स, तो उसकी वजह से एस्पिरेशन, निमोनिया, सेप्सिस, इन सब चीज़ों के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, और अगर तो आप ने फंक्शनल लेवल ऑफ स्वेलिंग और स्पीच और लोअर एक्सट्रीमिटीज को जो है वो एडवर्स हो गया है, तो आप जो है वो अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन अप्लाई करते हो अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स, और आपको फिर डिस्फेजियल इंटरवेंशन अप्लाई करनी होती हैं कि आप किस तरह डिस्फेजिया को ट्रीट करते हैं। और वो मैम किंदर ने आपको डिस्फेजिया पे लेक्चर दिया हुआ है, वो तो आपको पता होना चाहिए कि फिर अब इन पेशेंट को आपको कैसे ट्रीट करना है। ठीक है।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है गुइलियन-बेरे सिंड्रोम। ठीक है, जो हमारे पास गुइलियन-बेरे सिंड्रोम है ये एक्यूट होता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, बेसिकली डीमाइलिनेशन हो जाती है माइलिन शीट की। ठीक है, और ये रिजल्ट करता है हमारे पास पॉलीन्यूरोपैथी ऑफ पैरोक्सिमल मोटर न्यूरॉन्स की, जिसमें हमारे पास क्रेनियल नर्व भी हैं और डायफ्राम भी हैं। ठीक है, और फिर अल्टीमेटली ये प्रोग्रेस करता है टू अल्टीमेटली फिर ये हमारे पास प्रोग्रेस करता है पैरालिसिस की तरह। ठीक है, तो रैपिड ऑनसेट होता है इसका, और ये क्या ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स देता है। समटाइम्स ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स भी जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है, और एज सच इसकी एटियोलॉजी अननोन है कि सिंड्रोम्स होता क्या है, लेकिन कुछ रिसर्चेस कहती हैं कि ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो इन्वॉल्व करता है। ठीक है, रैपिड ऑनसेट होने की वजह से ये लॉन्ग लास्टिंग इम्पेयरमेंट कॉज करता है। इसकी भी जो इंसिडेंस है वो 1 and 2 केसेस है पर 100,000, और एज के साथ साथ इन मेन जो है वो 1 to 5 टाइम मोर रिस्क है देन फीमेल्स। और अगर हम इसकी एटियोलॉजी की बात करें तो 60% जो केसेस हैं वो फॉलो कर रहे होते हैं किसी भी इन्फेक्शन को, सर्जरी को, या किसी इम्यूनाइजेशन के रिजल्ट में। बेसिकली क्लोस्ट्रीडियम जिजिनाए और माइकोप्लाज्मा जो है वो उनका इन्फेक्शन हो अगर, तो वो अगर आप ट्रीट ना करो ठीक से तो वो प्रिवेल करें तो वो आपका गुइलियन-बेरे सिंड्रोम की तरफ लीड करता है। और इसकी अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी है वो क्या करती है, वो सिमेट्रिक वीकनेस कॉज करती है, जो कि पैरास्थीसिया पैरास्थीसिया बेसिकली जो टिंगलिंग और पिंचिंग सेंसेशन होती है आपकी एक्सट्रीमिटीज में ड्यू टू नर्व डैमेज, उसको हम पैरास्थीसिया कहते हैं। लेग्स एंड आर्म्स के साथ बिगिन करती है ये। इसके अलावा लॉस ऑफ फंक्शन होता है ड्यू टू डीमाइलिनेशन, क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है हमारी माइलिन शीट पे। क्यों? क्योंकि जो करेक्टरिस्टिक होते हैं हमारी माइलिन शीट के, और इन्फेक्शन अगर हुआ है क्लस्ट्रीडियम जिजुनाई से, कंपाइलोबैक्टीरियम जिजुनाई से या माइकोप्लाज्मा से, तो वो फिगर आउट नहीं कर पाता हमारा इम्यून सिस्टम कि ये हमारा फॉरेन पार्टिकल है या फॉरेन पैथोजन है या हमारा नेटिव है। तो वो माइलिन शीट के ऊपर इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से करेक्टरिस्टिक्स जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं और डीमाइलिनेशन स्टार्ट हो जाती है। डीमाइलिनेशन होगी तो ऑब्वियसली जो डैमेज हो जाएगी हमारे पास एक्सोन, सेंसिंग नर्व और नर्व रूट, जिसकी वजह से जो है वो डिजीज प्रोग्रेस करेगी और जो न्यूरॉन्स हैं वो अपना फंक्शन ठीक से परफॉर्म नहीं करेंगी, और जो मैसेज है वो जो है वो ठीक से एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अबिलिटी टू कंडक्ट सिग्नल्स बेसिकली इम्पेयर कर जाएगी और न्यूरोपैथी प्रिवेल करेगी। अगर अब हम इसकी बात करें MNT की, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी की, तो जो इसकी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी जो है वो हम इवॉल्व कर सकते हैं क्विकली ड्यूरिंग एक्यूट एज, क्योंकि मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स सिमिलर होता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स की, जैसे कि ट्रॉमा में होता है। तो एनर्जी नीड जो है वो इंक्रीज कर जाती है 40 to 45 किलो कैलोरी पर केजी, और वो हम कैलोरीमेट्री से जो है वो इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री से डिटरमाइन करते हैं। और जो प्रोटीन इनटेक है वो भी आप ट्वाइस कर देते हो यूजुअल से। इसके अलावा आपने सपोर्टिव न्यूट्रिशन उनको देनी होती है ताकि आप मसल वेस्टिंग जो है वो रिड्यूस कर सके। इसके अलावा अगर डिस्फेजिया है या मसल ओरोफ्रेंजियल मसल पैरालिसिस हो रहा है, तो फिर आप जो है वो उनको च्यूइंग और सॉल्विंग डिफिकल्टीज को अटेन करने के लिए फिर आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास भी जाते हैं, दूसरा डाइटिशियन के पास भी जाते हैं। आप उनके डाइट प्लान इस तरह करते हैं जिस तरह डिस्फेजिया के पेशेंट के करते हैं, टेक्सचर इंप्रूवमेंट करते हैं। और वंस जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो फिर आप उनको ऑब्वियसली सेफ हैंडलिंग प्रैक्टिसेस बताते हैं कि आपने किस तरह जो इन्फेक्शन हो रहा है आपको बैक्टीरिया के थ्रू, आपने उसको कैसे रिड्यूस करना है। तो ये सारे जो है आपने मैनेजमेंट करनी होती है थ्रू मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी।